हेलो, नमस्कार, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी जो ये कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, ये बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है। तो आपको और मुझे सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ कि ये बहुत जल्दी ये जो वैकेंसी है, ये आने वाली है और इस वैकेंसी के लिए हम सब लोग बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। हम अपने सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं और अपने टारगेट के बहुत ज्यादा करीब पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आज का मेरा सेशन जो है, आज का मेरा जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो मैंने आज से शुरू करी है एक नई सीरीज जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाली हूँ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, सी प्लस प्लस से रिलेटेड क्वेश्चंस। और फिर ये सीरीज इसी तरीके से आगे चलती जाएगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे साथ में जुड़े रहें, बने रहें और हमारी ये जो सीरीज है इसका पूरा पूरा आप बेनिफिट उठाएं। ठीक है, तो फिर बिना किसी देरी के साथ में मैं शिल्पी शुरू करती हूँ हमारा नया टॉपिक सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि सी प्लस प्लस है क्या। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सी प्लस प्लस है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये क्या करती है, किस तरीके से काम आ रही है, क्यों इतनी पॉपुलर है और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, लॉजिकली और टेक्निकली दोनों, वो हम आज से यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इस सबसे पहले एक चीज आती है जिसको अगर मैं आपको इस तरह से लिखने की कोशिश करूं तो वो हुई क्या है। सबसे पहले ये समझने से पहले हम ये बात समझेंगे। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, आप देख सकते हैं मैंने लिखा एक शब्द जिस हाँ, मैंने एक शब्द लिखा भाषा। भाषा क्या है हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, बट छोटा सा इंट्रोडक्शन एक बार फिर से कर लेते हैं। भाषा, भाषा क्या है? भाषा वो जरिया है, भाषा वो तरीका है जिसके माध्यम से, है ना, हम क्या कर सकते हैं, अपने भावों को दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं। अपने जो कंसेप्ट्स हैं, अपने जो थॉट्स हैं, उसको मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। राइट? तो अब भाषा इसलिए यूज में आ रही है जिससे कि मेरी कोई बात आप समझ सके और आपकी कोई बात मैं समझ सकूं। ठीक है, हमें किस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं अपनी चीजों को, तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला बोल करके, दूसरा लिख करके और तीसरा है अपने गेस्चर्स से। ठीक है, जिसकी अगर मैंने बोला ऐसे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कुछ इशारा कर रही हूँ। ठीक है, मैं ऐसे बोलती हूँ बैठ जाओ, तो बैठने का इशारा है ये। ठीक है, बोल करके तो हम कर ही देते हैं एक्सप्रेस, और अगर हमें लिखना आता है तो हम लिख करके भी अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट? तो ये तो क्या हो गया आपके लिए, भाषा। क्या हो गई ये चीज? भाषा हो गई। राइट? बट अब जब हम एक स्टेप और आगे जाते हैं और हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की, किसकी? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तब क्या बात आती है कि अगर हम अपने कंप्यूटर, अगर हम अपने पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस से बात करना चाहते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, उससे कोई काम करवाना चाहते हैं, कोई प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, एट दैट टाइम हमको क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। और कंप्यूटर जो है वो क्या है? डम डिवाइस है। अ कंप्यूटर इज अ डम डिवाइस। अगर कंप्यूटर डम डिवाइस है तो इंटेलिजेंट कौन है? इंटेलिजेंट है आप। राइट? क्योंकि आप क्या है? प्रोग्रामर। आप क्या है? डेवलपर। तो इंटेलिजेंट कौन हुआ? आप हुए। और डम डिवाइस कौन है? कंप्यूटर है। तो अब जिस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा आपका कंप्यूटर। राइट? अब इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए, बात करने के लिए हमें क्या चाहिएगी? कोई कोई जरिया चाहिएगा, और वो जरिया क्या बन जाता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट? तो आपको समझ में आया भाषा क्या होती है और साथ ही साथ में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अब यहाँ पर जो हम आज पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज, या जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं और आगे उसके
रिगार्डिंग क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, वो टॉपिक जो मैंने लिया है आज का वो है C++। क्या है वो है C++। C++ को और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है C++ को C विद क्लासेस। क्या कहा जाता है? C विद क्लासेस भी कहा जाता है। ठीक है, जो चीजें C में मौजूद हैं, ठीक है, जो कंसेप्ट C में थे, C किसने दी थी? सर डेनिस रुचि ने दी थी। तो सर डेनिस रुचि ने जो लैंग्वेज हमको प्रोवाइड करवाई थी, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको प्रोवाइड करवाई थी, उसमें जो कमियां थी या फिर उसका अपडेटेड वर्जन जो है वो क्या कहलाया आपका? C++। क्या कहलाया? C++ कहलाया, राइट। C कब बनी थी? सी ये वाला क्वेश्चन हम कई बार, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। और ये एटीटी बेल लेबोरेटरी के अंदर बनी थी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? 1972 में क्या डेवलप की गई थी? सी डेवलप की गई थी। उसके बाद में सर स्ट्रॉप स्ट्रूप जो कि अपने पीएचडी का प्रोजेक्ट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? क्या डेवलप किया? C++ डेवलप करी, ठीक है। सिक्योरिटीज किसमें करवाई? किसको दिया? सी को दिया। और क्या बना दिया? C++ बना दिया। इस बात को हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सी के अंदर प्रोग्रामिंग हम करते हैं मेन फंक्शन में। किसमें करते हैं हम? मेन फंक्शन में करते हैं, ठीक है। मगर C++ के अंदर हम क्या कर सकते हैं? मेन फंक्शन में तो काम कर ही सकते हैं, साथ साथ हमने जो नई चीज डेवलप करी, ठीक है, जो एडवांटेज है वो जो कि हम C++ के साथ में लेकर आए, वो क्या था? क्लासेस। क्या था वो? क्लासेस, राइट। तो इसीलिए वो लैंग्वेज जो कि C के बाद में डेवलप हुई एज अ वर्जन ऑफ C, एज अ एक्सटेंडेड लैंग्वेज ऑफ C डेवलप हुई, वो क्या थी? हमारी C++ थी, राइट। क्या थी? C++ थी। बट उसमें और क्या आ गया था? कौन सा नया फीचर ऐड हो गया था? वो था क्लासेस। तो इनिशियली इसका नाम रखा गया C विद क्लासेस। क्या नाम रखा गया इनिशियली? C विद क्लासेस। बट ये बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा नाम था, तो इस लंबे चौड़े नाम को C विद क्लासेस की जगह क्या कर दिया? C++ कर दिया, राइट। याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। C++ 1980 कब आया ये? 1980 के अंदर C++ का इन्वेंशन कर दिया गया था, डेवलप हो गई थी। 1980 में किन्होंने की? सर बर्जने ट्रुथफुल स्ट्रूप ने किया, और साथ ही साथ में उन्होंने कहा किया? वहीं जहां सी हुई थी, एटीटी बेल लेबोरेटरी के अंदर, राइट। समझ में आ गई ये चीज अच्छे से? C++ जो है 4 मेन कॉन्सेप्ट्स पे काम करती है। पहला कॉन्सेप्ट है आपका एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन। चारों चीजें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से हमारे आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे समझाती जाऊंगी और आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें क्लियर करती जाऊंगी। बट फिलहाल अभी समय है हमें किस चीज का? हमारे फेवरेट सेक्शन का। और हमारा फेवरेट सेक्शन क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने का, राइट। चलिए फिर बिना किसी देरी के, बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन शुरू करने से आप सभी लोगों को एक बार फिर से वेलकम। अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं, थोड़े से भी इंफॉर्मेटिव लगते हैं, और आपको लगता है कि ये आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और आपके काम आ सकते हैं, तो प्लीज जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज C++? C++ जो है वो क्या है, राइट। तो C++ यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन प्रोवाइड करवाए हुए हैं। कौन कौन से 4 ऑप्शन हैं वो देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है? C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो C++ को और क्या कहा जाता है, या उसको कैसे डिनोट किया जा सकता है? जनरली किया जाता है ऊप्स कॉन्सेप्ट। क्या कहा जाता है? ऊप्स कॉन्सेप्ट कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले ही क्या कहा?
कि C++ क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? सही बात है। चलिए, तो लग रहा है कि ये ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं जिसके अंदर हमारे को कंफ्यूज करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, बट आप कंफ्यूज ना हो, आप सही और एकदम सही आंसर पर निशान लगाए, इसीलिए हम ये जो क्वेश्चन सीरीज है यहाँ पर हम स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलो बी ऑप्शन देखते हैं। C++ इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, कैसी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। हाँ, तो अब यहाँ पे दो बातें कह दी इसने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और प्रोसीजरल है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। इन अ थर्ड ऑप्शन इट सेज C++ सपोर्ट बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? क्या कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही है और साथ में क्या है, प्रोसीजरल भी है। ऑप्शन डी देखते हैं। अब ऑप्शन डी क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए और मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, राइट? देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन कह रहा है C++ इज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, टेक्निकली जो बच्चे टेक्निकली पढ़े हुए हैं उन्होंने वो इन सभी वर्ड से क्या है, ऑलरेडी नोन है। ठीक है, वो सब लोग इन वर्ड से नोन है कि ऊप्स क्या होता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, और सारा का सारा जितना भी आंसर इसमें दिए हुए हैं सारे ही आंसर्स आपको क्या करा रहे हैं, कंफ्यूज कराने की 100 नहीं 200% कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिसने पढ़ाई नहीं की है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाला है, क्योंकि जब C और C++ पढ़ाई जाती है तो वो कुछ इसी तरीके से पढ़ाई जाती है कि वहां ये कहा जाता है बच्चा कि C जो है वो क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जबकि C++ जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो बच्चे को बैक ऑफ द माइंड कभी बचपन में जो पढ़ा था इनिशियली, जब हमारा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, जब हमने C और C++ स्टार्ट किया था पढ़ना, वहां ये दिमाग में होता है, राइट? तो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे पहला ऑप्शन करेंगे, इसको टिक लगा देंगे और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट? बट ध्यान दीजिए, यही ध्यान देना है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अगर आप ये कहते हैं कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस बात को? तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है, देखिए C++ सपोर्ट बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों चीजों को सपोर्ट करती है। कैसे, देखिए आप अगर ध्यान दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा याद आए तो हम C++ में वॉइड मेन में भी प्रोग्रामिंग करते हैं और क्लासेस, है ना, क्लास बना दें अगर हम एक, तो हम क्लास में भी प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट? तो अगर क्लास में भी प्रोग्रामिंग हो रही है और मेन फंक्शन में भी प्रोग्रामिंग हो रही है, काम जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपका काम चल रहा है। तो C++ जो है वो प्रोसीजरल भी हो गई, ठीक है, और साथ साथ में क्योंकि क्लास में बना रहे हैं हम, तो क्लास में बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो चार कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, चार कॉन्सेप्ट्स, कौन से कॉन्सेप्ट्स, वही जो अभी भी बताए थे मैंने, मेरे साथ दोहराइए प्लीज। पहला वाला एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा वाला एनकैप्सुलेशन, तीसरा इनहेरिटेंस और चौथा कौन सा, पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? ये चारों कॉन्सेप्ट जो है वो फुलफिल हो जाते हैं क्योंकि हम किस में प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, क्लास में करने वाले हैं। क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और वो सिक्योर भी है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर रही है तो हमारी जो लैंग्वेज है, समझे आप, अच्छे से क्लियर हुआ? तो हमारी जो C++ लैंग्वेज है वो सपोर्ट करती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों को, राइट? समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ठीक?
और इसी क्वेश्चन के साथ साथ एक और क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन यही है बट उसको घुमा करके पूछा जा सकता है, और वो क्या है, वो ये है कि क्या C++ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि मेन के अंदर भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, क्योंकि ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको भी सपोर्ट कर रही है ना। तो इस वजह से C++ जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज नहीं है। राइट, समझ आ गया अच्छी तरीके से, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए, आई होप आपको प्योरली समझ में आ गया होगा कि C++ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। राइट, चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन, इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या क्वेश्चन है, which of the following feature must be supported by an programming language। कौन सा फीचर है जो कि इनमें से क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, to become a pure object oriented programming language। कौन सा फीचर है, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है ना ये ट्रिकी हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया, ट्रिकी। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो C++ है वो नहीं है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, यही बताया, आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पर जो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या चली, इसने चाल चल दी, इसने घुमा दिया। अब इसने क्या घुमा दिया, इसने किस तरह से घुमाया, ये बोल रहा है कि भाई अगर कोई लैंग्वेज जो है, अगर वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऊप्स बेस्ड। कौन सी, ऊप्स बेस्ड, प्योर। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है प्योर, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है प्योर। तो अगर प्योरली कौन सी लैंग्वेज है हमारी, ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज है, तो उसमें इनमें से जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन कौन से फीचर्स जो है होने चाहिए। पहला ऑप्शन है एनकैप्सुलेशन, दूसरा ऑप्शन है इनहेरिटेंस, तीसरा ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिज्म। राइट, समझ में आ रही है बात। और जो नहीं है वो हम लिख लेते हैं एक बार। तो जो एक चौथा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, वो कौन सा हो गया, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये तो ये हो गया हमारा चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो अगर कोई लैंग्वेज इन 4 फीचर्स को शो करती है, ठीक है, इन 4 फीचर्स के ऊपर बिल्ट हो रही है और इन पे ही काम कर रही है, ठीक है, इन पे ही काम कर रही है, तो वो लैंग्वेज कैसी हो जाती है, तो वो लैंग्वेज हो जाती है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट क्योंकि अभी हमने किससे रिलेट किया था, C++ से रिलेट किया था, तो हम बोल देंगे भाई अभी तो आपने कहा कि C++ प्योरली नहीं है, और अभी कह रही हो कि ये चारों ऑप्शंस जो है अगर फुलफिल हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो रही है लैंग्वेज। तो ये आप हमको सिखाने की जगह कंफ्यूज क्यों कर रही हो, बट यहीं पे यही ट्रिक है, मैं आपको अच्छे से सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर अपीयर हुआ है। यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि हम C++ की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या मेंशन है कि वो कौन सी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज अगर क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है तो उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। राइट, समझ में आ गई बात। तो अब तो कंफ्यूजन नहीं रहा, क्लियर होगी ये चीज। चलो, तो फिर अगर क्लियर हो गई तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिए कि A, B, C, D में कौन सा आंसर सही रहने वाला है। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। राइट, समझ में आ गई चीज, क्लियर हो गई, एकदम से क्लियर हो गई ना। चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आंसर डी, ठीक है, कौन सा है, आंसर डी। चलो ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, अरे ये तो और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, हम ध्यान दें तो यहाँ पर बात की जा रही है हमारी हेडर फाइल की। किस चीज की बात की जा रही है? हेडर फाइल की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन देखने से पहले, क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ी सी बात कर ली जाए, थोड़ी सी बात कर ली जाए कि हेडर फाइल क्या होती है। हेडर फाइल जब हम क्या कर रहे हैं, हम C++ का प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो उस प्रोग्राम को लिखते समय हम क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स का, कुछ फंक्शंस का यूज करते हैं, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल printf, फॉर एग्जाम्पल printf, कौन सा? printf फंक्शन यूज करते हैं हम, ठीक है। या फिर हम स्कैनर, ये तो हम किसके लिए यूज करते हैं? सी में। और सी आउट, और दूसरे कौन से यूज करते हैं हम? सी आउट या सी इन यूज करते हैं, या फिर और कौन से यूज करते हैं हम इसके साथ में? हम यूज कर सकते हैं गेट सी एच फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में कर रहे हैं हम? C++ में यूज कर रहे हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे और फंक्शंस भी होते हैं जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शंस हैं, या फिर ये जो आपके ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है, या फिर ये जो फंक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, तो इनको जब हम यूज करते हैं तो इनके बारे में कि पर्टिकुलर ये फंक्शन क्या करेगा, समझ रहे हो? ये फंक्शन क्या करेगा, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये चीज किससे रिलेट कर रही है, ये वाली चीज क्या है, किस तरीके से काम करेगी। तो इन सब के बारे में हमारी सुविधा के लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए जब सी की या C++ की स्क्रिप्ट बनी थी तो उसमें ऑलरेडी लिखा जा चुका है, ठीक है। तो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या होता है? बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ क्या यूज करते हैं? इन वर्ड्स को यूज करते हैं। और इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंटली इन वर्ड्स को कहा जाता है कीवर्ड्स। क्या कहा जाता है? कीवर्ड्स कहा जाता है। ये सारे क्या है? कीवर्ड्स है, ठीक है। जिनको पहले से ही, जिनके बारे में पहले से ही कहाँ लिखा हुआ है? किसी जगह लिखा हुआ है, जिससे कि हम उनको आराम से यूज कर सके। तो वो जो स्पेस है, राइट, समझ रहे हो? तो वो जो स्पेस है जहां पर इन चीजों को पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है, उस जगह को, उस स्पेस को, उस फाइल को क्या कहा जाता है? हेडर फाइल कहा जाता है, राइट। और हम जब भी पहले प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, चाहे कितनी बार भी प्रोग्राम बनाना हो, चाहे 2 बार प्रोग्राम बनाओ, 10 बार बनाओ, 50 बार बनाओ, हर बार पहली लाइन, फर्स्ट लाइन शुड बी हैश इंक्लूड, ठीक है। किससे स्टार्ट होगी? हैश इंक्लूड से स्टार्ट होगी। अब हैश इंक्लूड से क्यों स्टार्ट होगी? क्योंकि ये सिंटेक्स है, ठीक है। और हम करना क्या चाह रहे हैं इस सिंटेक्स के साथ में? देखो, समझो, बिल्कुल क्लियर कर लो अपने दिमाग में। पहला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऐसे एक साइन बना हुआ है, ये साइन कहलाता है आपका हैश। क्या कहलाता है? हैश कहलाता है। और टेक्निकली इसको क्या कहा जाता है C++ में? टेक्निकली इसको कहा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या कहा जाता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है। और इसका यूज क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्री प्रोसेसर, प्रोसेसिंग करने से पहले, राइट, है ना। हमारे प्रोग्राम को जब हम लिख रहे हैं उसको हेडर फाइल से किस तरीके से लिंक किया जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा, प्रोग्राम शुरू होने से पहले शुरुआती कौन कौन से काम हुए और उनको किस तरीके से लिंक किया जाएगा, उसका काम कौन करवाता है? हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव करवाता है। तो हैश क्या कहलाता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, राइट। समझ में आया कंसेप्ट? अब बात आई दूसरे शब्द की। दूसरा शब्द, द सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड इंक्लूड। दूसरा वर्ड क्या है? इंक्लूड। तो यहाँ पर इंक्लूड एक कीवर्ड है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। कुछ शब्दों को हमने रिजर्व करके रखा है, और ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं इनको प्रोग्रामिंग, इनको C++ की भाषा में क्या कहा गया है? कीवर्ड्स कहा गया है। और यहाँ काम क्या है इसका? इंक्लूड जैसा हिंदी में हम जानते हैं जोड़ना, वैसे ही ये क्या करता है? जोड़ देता है। किसको जोड़ देता है ये?
ये हेडर फाइल को जोड़ देता है। किसको जोड़ देता है? हेडर फाइल को जोड़ देता है, राइट। अब हेडर फाइल को किस तरह से जोड़ देता है? लिंकिंग करा देता है, ठीक है। तो जब हम इस हेडर फाइल में, है ना, यह तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई सी भी हेडर फाइल हो सकती थी। मान लीजिए कोनियो है, तो यहाँ पर कोनियो हेडर फाइल थी, तो ये कोनियो हेडर फाइल को इंक्लूड करवा देगा, ठीक है। समझ में आ गई चीज? अच्छे से समझ में आ गई? कोनियो हेडर फाइल का नाम है। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मैंने लिखी है, देखो एक बार मैं आपको लिख करके बताती हूँ। यहाँ पर जो लिखी है मैंने, जो कि एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है, वो है एच। वो क्या है? एच। एच क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये जो मैंने एच लिखा है ना, एक्चुअली डॉट एच लिखा है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्सटेंशन, ये क्या है? एक्सटेंशन है। किस चीज का एक्सटेंशन है? वापस आ जाए हम, तो ये हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। अब ये बात आती है कि एक्सटेंशन क्या होता है। देखो किस तरीके से क्वेश्चंस निकलते जाते हैं। एक क्वेश्चन में पता नहीं कितने क्वेश्चंस छुपे हुए होते हैं। हमें हर एक शब्द पे एम्फेसिस करना है, हर एक शब्द को ध्यान से देखते हुए उसके ऊपर उसको इस तरह से पढ़ना है कि अगर उस पर कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको आराम से अटेम्प्ट कर सके, राइट। समझ आ रही है मेरी बात? चलो फिर फटाफट मेरे साथ नोट्स बनाते जाओ। ओके, अब हेडर फाइल के लिए एक्सटेंशन कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे? डॉट एच। क्या लिखा हुआ है? डॉट एच लिखा हुआ है। अब ये जो डॉट एच है, ये क्या काम करवा रहा है? ये जो डॉट एच है, ये काम कर रहा है कि हमको एज अ एक्सटेंशन हम किस में यूज कर रहे हैं? हेडर फाइल में यूज कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मैं आपको अगर समझाने के लिए एग्जाम्पल दूं, तो जैसे हमारा आपका सभी का क्या होता है? एक सरनेम होता है, जिससे कि हमारी पहचान होती है, ठीक है। हर नाम के पीछे क्या होता है? एक सरनेम होता है। नाम क्या होते हैं हर किसी के? यूनिक नाम होते हैं, राइट। नाम तो यूनिक है, बट सरनेम क्या रहते हैं? एक कम्युनिटी के लोगों के सरनेम सेम रहते हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर fonio.h हुआ, iostream.h हुआ, या stdio.h हुआ, math.h हुआ, तो ये सारे नाम किसके हैं? ये सारे नाम उन हेडर फाइल्स के हैं जो कि हम C या C++ में यूज करते हैं। मगर सबका एक्सटेंशन क्या हो रहा है बच्चे? सबका एक्सटेंशन हो रहा है .h। मतलब कंप्यूटर को ये बताया जा रहा है कि अगर किसी चीज का एक्सटेंशन .h है तो वो क्या कंसीडर की जाए? वो एज अ हेडर फाइल कंसीडर की जाए, ठीक है। समझ में आई चीज? समझ में आ गई? इससे सर्चिंग का काम भी इजी हो जाता है कंपाइलर का, है ना, कि जहाँ .h है वो क्या होंगे? हेडर फाइल्स होंगे, ठीक है। हेडर फाइल वो स्पेस है जहाँ पर जो कि सी या C++ की जहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी गई है, सी या C++ में यूज किए गए कीवर्ड्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन है, सारी जानकारी है, वो स्पेस एरिया क्या कहलाता है? आपका हेडर फाइल कहलाता है, राइट। बिल्कुल से सब चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गई? तो चलिए फिर अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है which of the following is the correct syntax। क्या है? करेक्ट सिंटेक्स है ऐड करने का हेडर फाइल को C++ के प्रोग्राम में, राइट। तो C++ के प्रोग्राम में किस तरीके से हेडर फाइल को जोड़ा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने की, वो ये है बेटा कि है ना, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो ये C या C++ लैंग्वेज है, ये सिंटेक्स बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो सिंटेक्स को प्रॉपर रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिंटेक्स प्रॉपर रखा है बट लॉजिक जो है वो लॉजिक जो है आपने प्लस के प्रोग्राम में माइनस कर दिया है, कंप्यूटर रन करा देगा। क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका, जो कंपाइलर है, वो लॉजिक नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है? सिंटेक्स देख रहा है। अगर सिंटैक्टिकली प्रोग्राम करेक्ट है तो वो रन हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम किस चीज का ध्यान रखें? हम इस चीज का ध्यान रखें कि जो हम सिंटेक्स लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपका कि कौन सा सिंटेक्स है, कौन सा तरीका है हेडर फाइल को डिक्लेयर करने का, राइट। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, हैश इंक्लूड
और फिर ये देखिए यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, एंगुलर ब्रेसेस। उसके बाद बीच में क्या लिखा जाएगा, आपका हेडर फाइल का नाम, ठीक है। फिर दूसरा है हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड करने के बाद में ये क्या लगा दिए, डबल कोट्स लगा दिए, राइट, डॉट एच, ठीक, यहाँ पर भी डॉट एच आ जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करा, हैश को गायब कर दिया गया, लिखा हुआ है इंक्लूड प्री डिफाइन डॉट एच, और ऑप्शन है आपका ए एंड बी बोथ, राइट। तो अब यहाँ पर जो सही तरीका है, वो सही तरीका तो जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो तो यह है हैश इंक्लूड, फिर एंगुलर ब्रेसेस, फिर बीच में क्या आना चाहिए, नाम आना चाहिए, किसका नाम आना चाहिए, हेडर फाइल का नाम आना चाहिए, और डॉट एच आना चाहिए। बट हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, हमने एंगुलर ब्रेसेस के लिए क्या लगा दिया, डबल कोट्स लगा दिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप चाहे इस तरह से लिखें, चाहे आप इस तरह से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जनरली जब हम देखेंगे बुक्स में या फिर हम खुद को जब सिखाया जाता है, टीचर्स हमको सिखाते हैं, तो जो पहला तरीका होता है बच्चों को सिखाने का, वो कौन सा होता है, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन डी, राइट। क्या बन जाता है, ऑप्शन डी। आप दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हैं, आप दोनों ही तरीके से अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करवा सकते हैं, राइट। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और तीनों ही क्वेश्चन एकदम से इस तरह से थे जो कि ट्रिकी तरीके से हमसे पूछे गए थे, राइट। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, हाँ, अब हमारे पास में जब हम सी पढ़ते हैं या C++ पढ़ते हैं, तो हमको सिखाया जाता है वेरिएबल, हमको सिखाया जाता है कॉन्स्टेंट्स। क्या सिखाया जाता है, वेरिएबल सिखाया जाता है, कांस्टेंट सिखाया जाता है। तो अगर हम बात करें किसकी, वेरिएबल की, क्या सिखाया जाता है हमको, वेरिएबल सिखाया जाता है या कांस्टेंट सिखाया जाता है। तो जब वेरिएबल या कांस्टेंट सिखाया जाता है तो उससे पहले हमको ये बताया जाता है बच्चे कि किस प्रकार से, किस तरीके से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से एक क्या कहते हैं, कांस्टेंट को डिक्लेयर किया जाता है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद है, मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को याद है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या किसी वेरिएबल को हम नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, बताइए, यस और नो, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए। क्या हम किसी वेरिएबल को स्पेशल सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या एक वेरिएबल नेम में नंबर और अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके। अब देखते हैं हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, पहला ही हमारा ऑप्शन है वेरिएबल के लिए, ठीक है, किसके लिए, वेरिएबल के लिए। वो क्या है, यहाँ पर डॉलर वेर, फिर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, वेर 1 2 3। तीसरा क्या है यहाँ पे, वेर नेम एम्परसेंड, और चौथा है नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर क्या बोला गया, आइडेंटिफायर। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन कराने से पहले, समझाने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि आइडेंटिफायर जो है हमारा, क्या है, आइडेंटिफायर, है ना। उस वो आइडेंटिफायर का मतलब यहाँ पर जो कि बोला गया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला गया है वेरिएबल के लिए ही, कि किसके रिस्पॉन्स में बोला गया है, किसके रेस्पेक्ट में बोला गया है, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही बोला गया है। क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है। और जहां तक हम बात करें आइडेंटिफायर की, किसकी बात करें हम, आइडेंटिफायर की बात करें, तो वहां पर क्या है, वहां पर यह है कि जो आइडेंटिफायर है उसका मतलब क्या होता है कि अगर हम सिंपल सा, देखो ये भी बहुत सही चीज है जो कि मैं आपको बता रही हूँ अभी, इसको ध्यान दें और अपने माइंड में रखें। अगर हम इस तरह से बनाते हैं इंट ए या इंट बी, तो और दूसरा हम इस तरह से बना रहे हैं, है ना, var वेरिएबल, है ना, या हम इस तरीके से लिख रहे हैं इंट सब, या हम लिख रहे हैं सम, या लिख रहे हैं रिजल्ट,
ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पर, इन वेरिएबल्स को जब हम देखेंगे या कोई भी देखेगा तो वो क्या बोलेगा, ये ए और बी है। इससे कुछ समझ में आ रहा है? इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाई ए किस चीज के लिए है या बी किस चीज के लिए है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट जब हम थोड़ा इस पर निगाह डालें तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कोई वेरिएबल लिया गया है, राइट? क्या लिया गया है? कोई वेरिएबल लिया गया है। अब आगे चलें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सब। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिजल्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्या करवाने वाले हैं? सब्ट्रैक्शन करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले हैं? सब्ट्रैक्शन करवाने वाले हैं। तो उसके लिए ये वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया गया है। कहीं कुछ नंबर्स का सम होगा जिसको इसके अंदर हम क्या करेंगे? सेव कर देंगे। या फिर रिजल्ट, कोई काम आप करने वाले हो और जब वो पूरा हो जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी, तो उसका जो आंसर आएगा उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हमको सेव करवाना होगा। ठीक है, तो जिसको पढ़ते ही देखते ही कुछ समझ में आता है, हम कुछ अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ऐसे वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। राइट? समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना एकदम से? तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आइडेंटिफायर है। तो इन ऑप्शंस में से देखो, इन ऑप्शंस के अंदर से कभी भी जब अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पर क्या नहीं आ सकता? इनिशियली ये देखिए स्पेशल सिंबल जो है वो नहीं आ सकता। तो अगर एक स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आंसर जो है ये रॉन्ग आंसर है। राइट? दूसरा देखते हैं, VAR, फिर के और फिर 1 2 3। ठीक है, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गया? वैलिड आइडेंटिफायर नेम हो गया, है ना? क्योंकि अंडरस्कोर, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे नेमिंग कन्वेंशन किस तरीके से वेरिएबल्स को नाम दिए जाते हैं, तो वहां ये सजेस्टिव है कि अगर हम चाहें तो हम किसी भी वेरिएबल के अंदर, नाम के अंदर हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अंडरस्कोर से किसी वेरिएबल को स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरह से एक और अंडरस्कोर लगा हुआ होता तब भी ये एक वैलिड क्या रहता? एक वैलिड वेरिएबल नेम रहता। राइट? समझ में आई चीज? तो ये तो बिल्कुल वैलिड है। अब यहाँ पर ये फिर से क्या आ गया? एक स्पेशल सिंबल आ गया, इस वजह से यहाँ पर ये भी एक इनवैलिड नेम हो जाता है। और नन ऑफ द अबव का तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। तो इस तरीके से अपना कौन सा आंसर सही हो जाता है? अपना आंसर बी। अपना कौन सा? आंसर बी, वेर 1 2 3, वेर अंडरस्कोर 1 2 3 क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप, अभी देखो थोड़ा हम धीरे चल रहे हैं। ठीक है, धीरे क्यों चल रहे हैं? जिससे कि आपको इनिशियली C++ में सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ही कुछ दिनों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे, ये जो बेसिक्स हैं, अभी हम किन पे चल रहे हैं? C++ के बेसिक्स देख रहे हैं। जब ये बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो धीरे धीरे मैं अपना डिफिकल्टी लेवल जो है उसको इंक्रीज करती जाऊंगी। बट डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दें और समझ में ना आए तो दिक्कत है। बट हाँ, अगर स्टेप बाय स्टेप चलें और पहले बेसिक करें, बेसिक करने के बाद में फिर और ऊपर जाए, तो आप भी क्या रहेंगे? सेटिस्फाइड रहेंगे। और साथ साथ में क्या होगा? सभी चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। राइट? चलिए